आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि टाइम वेस्ट हम लोगों को नहीं करना है और बहुत सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। बोलो बच्चे, स्टार्ट किया जाए, जल्दी जल्दी से बता दो। चलिए तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखे हैं और ये सारे क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज लिखे हैं। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। वैसे मैं अगर इनमें एनिमेशन लगा के आता तो ज्यादा मजा आता, फिर आप लोग फटाफट से चैट में आंसर करते, लेकिन बच्चों समय नहीं था उतना कि हम उतना ये सारी चीजें कर सके। ठीक है, सो वेट, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे नहीं लगाया और आपका समय भी उसमें ज्यादा जाता। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी कब? 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की क्रांति। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो फ्रांस जो था वो क्या है, असीमित राजतंत्र था और वहां पे जो है लुई सोल्वे जो है वो उसने पूरा अपना दबदबा बना रखा था और वो एक निरंकुश राजा था जो क्या कर रहा था, फ्रांस में जो है राज कर रहा था। बात समझ में आ गई सारे बच्चे? हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन अलग से 20 लेकर आएंगे जैसा मैंने आपसे वादा किया था बच्चे। बिल्कुल अपने वादे के अनुसार चल रहे हैं कि मॉडल पेपर करा दिया है और मॉडल पेपर कराएंगे। 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन बोले थे, 200 तैयार हो पाए हैं। हम जितना थंबनेल पे लिखते हैं उतना जरूर कराते हैं, तो 200 करा के जाएंगे। इसके बाद मैप की क्लास आएगी, फिर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपका एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध जो था वो फ्रांस देश से था और नेपोलियन जो है ना 1799 में फ्रांस की क्रांति के बाद ये आया था और इसने क्या किया था, उसके पहले जैकोबियन था और बच्चे इसने क्या किया था, इसने बोला कि भैया देखो अब हम जो है इसके ऊपर फ्रांस के ऊपर राज करेंगे। फिर 1804 ईस्वी में इसने अपना नेपोलियन कोड, जैसे नेपोलियन संहिता कहते हैं, उसको उसने बच्चों लागू कर दिया था। फिर 1815 में नेपोलियन जो है मारा गया था, 1815 में इसकी पराजय हो गई थी। ठीक है, तो बच्चे फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष में लागू की गई थी। तो बच्चे ये लागू कर गई थी हमारी 1804 में। अगला है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो कौन से देश में हुआ था, वो हमारा फ्रांस देश में हुआ था। बात समझ में आ रही सारे बच्चे? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो, सभी को क्लियर है बच्चे? स्क्रीनशॉट लेना किसी को ले भी सकता है, अगर किसी के पास वो 99 वाला कोर्स नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट लेके काम चला सकता है, नहीं तो 99 वाले कोर्स में इसके एंड होने के बाद ये पीडीएफ वहां मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला हमारे पास देखो क्या है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म कहां हुआ था। बेटा राष्ट्रवाद, देखो राष्ट्रवाद मतलब होता है देश प्रेम, और देश प्रेम की अवधारणा जो है कब शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी फ्रांस की क्रांति से। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लुई सोल्वे जो था वो निरंकुश एक राजा था, उसने अपना अधिकार जो है पूरे फ्रांस में मतलब उसने कहे कि दबदबा जैसा बना रखा था। तो राष्ट्र प्रेम की भाषा जो हम कहे अवधारणा कब कहां से शुरू हुई थी, फ्रांस से शुरू हुई थी और फ्रांस की क्रांति से पहले, है ना। तो बच्चे इसका राष्ट्रवाद जो है इसकी अवधारणा शुरू हुई थी फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति के बाद फिर ये पूरे यूरोप में फैलने लगी धीरे धीरे करके, फिर बाद में भारत में हुई थी, है ना। चलो अब बच्चों है कि जॉल वेराइन का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1834 ईस्वी में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो नेपोलियन की पराजय हुई थी 1815 में। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने करी थी। तो इस बात को याद रखना, है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों किया था किसने, मैटरनिख ने। अच्छा एक बात बता दें कि आज की क्लास से आपका मैप में भी क्वेश्चन पक्का होगा। देखो 5 नंबर का मैप में 10 नंबर का आता है, जिसमें 5 तो सही आंसर लिखने के मिलते हैं। तो वो सही आंसर तभी लिख पाओगे जब आज की क्लास पूरी देखोगे। तो आज की क्लास से आपके 20 तो बहुविकल्पी पूरे अच्छे से हो जाएंगे और 5 नंबर का मैप भी हो जाएगा, है ना। जो 10 का आता है 5 तो हो जाएगा ना, 5 आगे सीखेंगे। तो बच्चों सभी लोग शेयर कर दो इस क्लास को भाई। ठीक है बच्चे, जल्दी से शेयर कर दो। इसके बाद है कि यूरो में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो बच्चों ये हुआ था हमारा जुलाई में 1830 में। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद
फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो था वो स्थापित हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 1830 में जो क्रांति हुई उसके बाद जो फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो है वो लगा था या कहें कि स्थापित हुआ था, तो वो संवैधानिक शासन राजतंत्र जो है वो लगा था मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, फिर है कि ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ था। अब फ्रांस की क्रांति के बाद धीरे धीरे यूरोप में फैलने लगी थी, तो ग्रीस में भी जब जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ था तो 1821 में शुरू हुआ था। ये पूरी किताब के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों फिर क्या था कि यूरोप में किस दशक में मंदी आई थी, और कैसी मंदी, आर्थिक मंदी आई थी, और इसके बाद ही तो क्रांति हुई थी, है ना। तो ये बच्चों क्या है, 1830 के दशक में हमारी जो यूरोप है उसमें बच्चों आर्थिक मंदी आई थी। सभी को क्लियर हो रहा है? जल्दी जल्दी से सारे बच्चे जो है शेयर करते रहो, सारे बच्चों जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी लेना है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ जो है वो आर्थिक महामंदी, अभी क्या था, यहाँ पे यूरोप की बात हो रही थी, है ना, या यहाँ पे यूरोप की बात हो रही थी, और यहाँ पर है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था, तो 1929 से हुआ था। जर्मन संस्कृत में वोक्स जिस्ट का क्या आशय था, है ना। इसका मतलब था, संस्कृत में वोक्स जिस्ट का मतलब था बच्चों राष्ट्र यानी कि देश। ठीक है, आप देखो ऑटो वॉन बिस्मार्क, अभी मैं आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया पिक्चर लगा के लेके आए हैं, हर चीज बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझो। ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, तो बच्चे ये बच्चों जर्मनी से था। और ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किससे था, तो बच्चों जर्मनी के एकीकरण से था, है ना। तो जर्मनी के एकीकरण से ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध, एक नंबर का क्वेश्चन तो पक्का है, ये एकीकरण वाले से जरूर आएगा। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो बच्चों ऑटो वॉन बिस्मार्क ने निभाई थी। आप ये देखिए ये क्वेश्चन कितनी तरह से घुमा के पूछा जाएगा। ठीक है, कि ऑटो वॉन बिस्मार्क कहाँ था, किस देश से उसका संबंध था, तो जर्मनी से था। ठीक है, ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है किसके एकीकरण में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो जर्मनी के एकीकरण में निभाई थी। फिर इसके बाद है कि जर्मनी के एकीकरण में लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण किसने किया था, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया था। समझ में आ रही है बच्चों? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। सर मैं आपका आज बर्थडे है क्या, चैट में सब लिख रहे हैं। अरे नहीं भाई, मेरा बर्थडे आज नहीं है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है। थंबनेल बेटा देखो 200 क्वेश्चन का है, फिर से आप देख लो 200 क्वेश्चन का है, वहां गलती से 300 लिखा है, क्योंकि आखिरी समय में हमें 300 से 200 करना है। मैं वो टीचर नहीं हूं जो मैं थंबनेल पे बड़ा बड़ा लिखूं और उसके बाद उसमें 500 लिखूं एसएसटी के क्वेश्चन और 50 भी ना कराऊं। 200 लिखूंगा तो 200 कराऊंगा, 2 4 10 5 इधर उधर हो सकते हैं, बाकी 200 ही कराएंगे। ठीक है, अच्छा देखो अब बच्चों ये क्वेश्चन, ये जरा इसकी फोटो ले लेना कि भैया फ्रांस का एक ही, बच्चों ध्यान से सुनो, फ्रांस का संबंध नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। फ्रांस की क्रांति का संबंध बच्चों क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट है। जर्मनी का एकीकरण, है ना, फ्रांस की क्रांति नेपोलियन बोनापार्ट, जर्मनी का एकीकरण ऑटो वॉन बिस्मार्क। देखो सबकी फोटो यहाँ पे लगी हुई है। फिर उसके बाद इटली का बच्चों क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मैथ्सनी है इटली के, तो ये इटली का एकीकरण इनसे संबंधित था, जर्मनी का एकीकरण इनसे संबंधित था। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? ऑटो वॉन बिस्मार्क हमारा किससे है, जर्मनी से है। अब अगला बच्चों क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब बना था, कब बना था, जनवरी में 1871 में बच्चों बना था हमारा विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग शेयर करते रहो बच्चे। ठीक है, बहुत एक एक क्वेश्चन को बनाने में 4 दिन का समय लगा है, तब जाके सारे क्वेश्चन बन पाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी का किससे संबंधित था, तो गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण से संबंधित था। और इटली के एकीकरण से और कौन संबंधित था, ये बच्चे मैथ्सनी भी इसी से संबंधित थे। गैरीबाल्डी ने किस देश की एकता के लिए संघर्ष किया था, तो गैरीबाल्डी ने किया था बच्चों इटली के लिए, इटली के लिए इन्होंने एकता के लिए संघर्ष किया था। इंग्लैंड में राजतंत्र कब जो है वो समाप्त कर दिया गया था,
तो बच्चों 1688 ईस्वी में। इनको याद करने के बाद आपका एक भी बहुविकल्पी गलत नहीं होगा, यह बात मैं लिखकर दे रहा हूं कि एक भी बहुविकल्पी आपका गलत नहीं होगा मेरे बच्चों। अब है कि इटली का एकीकरण कब किया गया था, तो 1871 में हुआ था इटली का एकीकरण। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, यहां पर अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे भारत में राष्ट्रवाद से। भारत में राष्ट्रवाद, तो बच्चों प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था कब, 1914 ईस्वी में। देखो भाई, कमेंट सेक्शन में लिखते भी रहो आप लोग सारे बच्चे, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो, लिखते भी रहो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से लिखते भी रहो मेरे प्यारे बच्चों, तभी तो मजा आएगा। अगर आप लिखोगे नहीं और एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से चेक किया गया है, तब आप लोगों के सामने परोसा गया है। इसलिए अगर आप किसी ऐसी किताब से पढ़ रहे हैं जिस किताब में, बहुत ध्यान से सुनना, कि जिस किताब में, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनो, कि जिस किताब में हो सकता है गलत लिखा हो, क्योंकि कुछ ऐसी किताबें भी हैं जिनमें गलत भी लिखा है। ठीक है, तो बच्चे देखो, हम लोग फास्ट कर रहे हैं ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। बच्चे, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी जी को क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। चंपारण सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो महात्मा गांधी ने निभाई थी, है ना। असहयोग आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे आंदोलन पढ़ा दूंगा, ठीक। फिर उसके बाद है कि खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था, खेड़ा किसान, तो बच्चे किसने चलाया था, यह भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था, तो बच्चे 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, यह चीज भी याद कर लो। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन कब चलाया गया था, तो बच्चे ये चलाया गया था 6 अप्रैल 1919 में, और इसी के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। तो बच्चों सुनो, गांधी जी क्या करते थे, जहां इनको कुछ तकलीफ दिखाई देती थी, तो सभी को क्लियर हो रहा है? नहीं बेटा, मास्टर माइंड का नहीं है, ठीक है। देखो, जहां भी गांधी जी को तकलीफ दिखाई देती थी तो गांधी जी क्या करते थे, आंदोलन चला देते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, है ना, खेड़ा वाला, फिर उसके बाद इधर रॉलेट, इससे संबंधित इन्होंने अहिंसक आंदोलन चला दिया, है ना। सभी को क्लियर है? चले, अच्छा, यहां तक सभी को आ रहा है समझ में? हाँ, चौरी चौरा कांड जो था वो गोरखपुर, करेक्ट, गोरखपुर और देवरिया जाते समय, मैं गोरखपुर से जब देवरिया जा रहा था तो चौरी चौरा कांड जहां हुआ था वो स्थान चौरी चौरा है ना, वो हमने देखा भी है, ठीक है। तो बच्चे क्या है, अगला हमारे पास है कि नाइट हुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी। ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं कि नाइट हुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइट हुड की उपाधि जो थी वो वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था। तो बच्चे, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था 1920 में, और किस देश के खिलाफ, तो बच्चे ये तुर्की, है ना, तुर्की देश के खिलाफ जो है, कब और किस, तो किस का मतलब है कि तुर्की देश। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित किया था। अब देखो, मैंने कुछ दिन पहले एक मॉडल पेपर कराया था जिसमें हमने कुछ वो कलकत्ता और नागपुर में आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, आज उसका सॉल्यूशन में लेकर आया हूं, ठीक है, बहुत ध्यान के साथ सुनना। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, तो बच्चे पारित किया, यह था हमारा बच्चों कलकत्ता अधिवेशन, है ना। कहां पे, कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था, तो बच्चों नागपुर में 1921 में अपनाया गया था। ये चीज भैया बहुत अच्छे से नोट कर लेना, ये सारे क्वेश्चन एक एक हमारे इंपॉर्टेंट है, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है सभी लोग। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर आए,
तो भैया सारे बच्चे इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें। आज का लाइक टारगेट 10,000 होने वाला है हमारा, और अभी मैं देख रहा हूं कि लगभग 5500 बच्चे इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है बच्चे, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। वीडियो एंड होने के पहले 10,000 बच्चे इसको लाइक कर चुके हों, ऐसा टारगेट हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, हमने आपका टारगेट पूरा किया, अब आप हमारा टारगेट पूरा करेंगे। हमारा मतलब अपना, ठीक है, अपना मतलब हम सबका। ओके, आ गई मेरी बात समझ में सारे बच्चों को? अगले टॉपिक पे जाएं। गुरुजी मानचित्र का भी कुछ इंपॉर्टेंट, बेटा इसके बाद मानचित्र का ही वीडियो आएगा, लेकिन मानचित्र तो तभी कर पाओगे ना। अब मान लो बेटा मानचित्र में क्वेश्चन आ गया कि कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब और कहां अपनाया गया था, है ना, ऐसा आ गया भाई। तो आ गया कहां अपनाया गया, तो आपको नागपुर पता होना चाहिए ना कि कहां पे है नागपुर। ठीक है, तो वो चीज पता होने के लिए पहले ये सब चीजें तो अच्छे से क्लियर हो। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में घटित हुआ था? तो 1922 में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। चौरी चौरा कहां है? गोरखपुर और देवरिया जाते समय रास्ते में पड़ता है भाई वो। ठीक है, गोरखपुर से देवरिया जाने पे। गोरखपुर कहां है? उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चे 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था कब मेरे प्यारे बच्चों? कब पहुंचा साइमन कमीशन भारत? साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन था जिसने पुलिस की लाठियों से उसकी बच्चों मृत्यु हो गई थी, या हम कहें कि वो शहीद हो गए थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो याद रखोगे कि लाठियों से कौन पीटा गया था? तो लाठियों से हो गई लाजपत राय जी की मौत, है ना। यानी कि लाजपत राय जी क्या हो गए? लाठियों से शहीद हो गए थे। क्यों शहीद हो गए थे? ये क्या कर रहे थे बच्चों? ये कर रहे थे साइमन कमीशन का विरोध। याद रहेगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे चले। अब अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कितने अनुयायियों के साथ में दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी? साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू करी थी। किसने की थी? गांधी जी ने। क्यों भैया? नमक कानून वो था, है ना, और इसका संबंध किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो बच्चे ये किन्होंने किससे की थी? 78 अनुयायियों के साथ में लेकर चले गए थे, और इसका संबंध किससे है? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम दांडी नामक स्थान से अपनी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था, शुरू किया था, और 1930 में 12 मार्च को 78 लोगों को साथ में लेने के बाद। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था? तो 1929 में घोषित करा था भैया। कब किया था? 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो बच्चे 12 मार्च 1930 को। किसने चलाया? गांधी जी ने। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां पर प्रारंभ किया था? तो साबरमती आश्रम दांडी नामक स्थान से। ठीक है बच्चों, बोलो क्लियर है इतनी बात? सभी लोग भैया शेयर करते रहो यार, है ना। 240 मील गए थे, बहुत बढ़िया। बोलो बच्चे क्लियर है इतनी बात? आ गई सभी को इतनी बात समझ में? मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या होगी। ठीक है, चलो अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि करो या मरो। एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से चेक किया गया है, तो पूरा विश्वास करते हुए इसको अच्छे से तैयार करना। ठीक है, अच्छे से तैयार करना। तो बच्चों करो या मरो का नारा किसने लगाया था? भैया एक ही थे जो उछल पड़ते थे हर जगह पे। कौन? गांधी जी। हमेशा इधर उधर कूद जाते थे, है ना। करो या मरो, इन्होंने कहा करो या मरो, और करो मरो के चक्कर में नोट पे अपना चेहरा जो है अपने आप को छपवा लिया। और इन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही है कि द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा है कि द फ्यूचर डिपेंड अपॉन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट, कि हम अपने प्रेजेंट में क्या करते हैं ये फ्यूचर डिसाइड करेगा। और इसका मतलब है कि आज हम इस प्रेजेंट में अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कितनी मेहनत करेंगे ये हमें
फ्यूचर में पता चलेगा, जब हमारा रिजल्ट आएगा 10th का तब पता चलेगा कि अगर आज इस क्लास को हम छोड़ के जाएंगे तो हमारे लिए क्या हो सकती है, तकलीफ हमको हो सकती है, हमें कुछ क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, पता नहीं, हो सकता है इनमें से कोई एक आंसर आ जाए। वो लाठियों वाला क्वेश्चन आ जाता कि भैया लाठियों से कौन मारा गया था, है ना बच्चों, ये चीज आ सकती है ना, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन लाठियों से मारा गया था, भैया कौन शहीद हो गया था, तो लाला लाजपत राय। तो ये आ सकते हैं कहीं से भी, और हो सकता है गुरुजी की बात उस समय याद आ जाए, फनी मजाक वाली एकदम। चलो देखो, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था। जैसे तुम लोग छोटे होते हो ना तो जिद कर देते हो, ये टॉफी मेरी है मैं इसको लेकर रहूंगा, वैसे इन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसको लेकर रहूंगा। तुम भी बालावस्था में कहते हो और ये भी बाल गंगाधर तिलक है, ये भी अपनी बालावस्था में कह दिए। बात समझ में आ रही ना, क्लियर है ना, इतनी बात ना, याद करने का तरीका है। जैसे तुम टॉफी के लिए जिद करते हो बाल अवस्था में, है ना, वैसे इन्होंने भी क्या कर दिया, इनका नाम ही बाल है, इन्होंने कहा बड़े होके करेंगे हम। फिर उसके बाद देखो क्या है, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षित सीटों और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, किसने, बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब सुनो, आरक्षित सीटें क्या होती हैं, आरक्षित सीटें का मतलब आरक्षण, भैया इस पे जो है ना ये दल लड़ेगा और इस पे ब्राह्मण नहीं लड़ सकते, मतलब एक चीज हम बता रहे हैं, है ना, आरक्षण का ये मतलब होता है कि किसी एक वर्ग के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, वो कहलाता है आरक्षण। अब ये आरक्षण क्या होता है, जब आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तब पता चलेगा। तो बच्चे ये किसने कहा था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था अपने वर्ग के लिए। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे, यहाँ पे हस्ताक्षर होना चाहिए, मिसप्रिंट है। तो बच्चे ये हुआ था 1932 में, ठीक है, क्या हुआ था 1932 में। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी, हमारे जो हैं वो इसके रचयिता हैं। एक एक क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुरुजी आज मेरा सोशल साइंस का एग्जाम था जिसमें मैंने 16 एमसीक्यू और 8 अति लघु उत्तरीय सही किए, बहुत बढ़िया बेटा। और अब बेटा पूरा करके आओगे, ये क्लास ही इतनी इंपॉर्टेंट है, हो गए 48 क्वेश्चन, ठीक है, 200 है, देखो कितना कम समय में हो जाएगा आप सब कुछ। अगर हम इनको अभी एनिमेशन के थ्रू करते हैं आपका समय बर्बाद होता कि नहीं, ऐसे आपको याद भी हो जाएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब बच्चों है हमारे पास, आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था, तो आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था, यह पड़ा था बच्चों 1845 से लेकर 1849 तक। कॉर्न लॉ किस फसल से संबंधित है, देखो कॉर्न का अर्थ क्या होता है, कॉर्न का अर्थ ही होता है बच्चों मक्का, है ना, बोलते हो ना पॉपकॉर्न, आप बोलते हो ना पॉपकॉर्न, भाई पॉपकॉर्न बोलते हो ना, पॉपकॉर्न मतलब वही जो हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो खाते हैं, फिलहाल मैं ज्यादा जाता होता नहीं हूं, तो पॉपकॉर्न यानी कि कॉर्न किसको कहते हैं, मक्का को कहते हैं। तो इसका संबंध किसके साथ है, फिर मक्का के साथ ही तो होगा ना, तो बच्चे इसका संबंध किसके साथ है, मक्का के साथ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ था, तो बच्चे 1890 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1890 में हुआ था, ठीक है बच्चों, याद रहेगा सब, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि 19वीं शताब्दी, अभी अभी ये डेट वेट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे करके जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो सब डेट वेट खत्म, फिर मजेदार वाले क्वेश्चन आएंगे। बच्चों 19वीं शताब्दी के अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया, दास्ता की प्रथा। अच्छा एक मैं और अभी इसी तरीके का सेशन लेके आऊंगा, मैं आपको बता देता हूं, मैं इस बात को लीक नहीं करूंगा कि मैं क्या लेकर आऊंगा, ठीक है, जिस दिन लाना होगा उस दिन सुबह उसका शॉर्ट बना के डालेंगे, लेकिन मैंने डिसाइड कर दिया कि वो करूंगा, क्योंकि मैं तो यार जो बोल देता हूं कि ये चीज मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, वो 2 दिन पहले दूसरा मैं देखता हूं कि ये दूसरा चैनल पे वही सारी चीजें आ रही हैं, बट कोई बात नहीं, आपका फायदा है। लेकिन वो लोग जानते हो क्या है, क्या करते हैं, मैंने 2 दिन पहले बोला कि भैया 300 एमसीक्यू कराऊंगा एसएसटी में, मैंने देखा कहीं पे 500 एमसीक्यू का स्लाइड जो है पूरा थंबनेल वंबनेल लगा के अपलोड, अब 500 एमसीक्यू का अपलोड, उसके अंदर 50-60 भी एमसीक्यू नहीं है, उसके अंदर 50-60 भी एमसीक्यू नहीं है, तो ये तो धोखा हो जाता है ना आप लोगों के साथ। और यही प्यार यही विश्वास आपके साथ में बना के रखा हूं कि जो लिखता हूं वही करता हूं, है ना, तो ये आप विश्वास कर रहे हो ना, तभी तो इतना प्यार दे रहे हो, तभी तो हम लोग एक एक दिन में 6-6, 7-7 हजार नए बच्चे जुड़ रहे हैं, 5 लाख हुए थे, 5,15,000 हो गए 2 दिनों के अंदर। आपका प्यार ही तो है, सपोर्ट ही तो है ये,
आपको विश्वास ही तो है ये सब, तो ये विश्वास बनाए रखो आप। तो अभी मैं कुछ भी बोलता हूँ, वो देखता हूँ भैया कोई दूसरा जो है आप लोगों के लिए कर रहा है, लेकिन फिर उसमें क्या होता है कि वो ऐसी चीजें दे देता है कि आप उस पर उसको उसकी लालच के चक्कर में चले जाते हो, चीजें लीक हो जाती हैं, है ना? समझ रहे हो ना? क्लियर है? चलो भैया आगे चले हम लोग। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से देख लो, सारे क्वेश्चन एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब अगला है कि अफीम का निर्यात किया जाता था, तो अफीम का निर्यात किया जाता था बच्चों कहां से? चीन से। याद रहेगा सारे बच्चों को? ठीक है ना बच्चों? आगे चलें। हाँ, नील कहां निर्यात किया जाता था? तो बच्चे ब्रिटेन में किया जाता था। वहां बड़े सब गोरे गोरे लोग थे ना, तो उनको नीला नीला करना था। मैं याद मजाक कर रहा हूं। मित्र राष्ट्र कौन से देश, कौन कौन थे, कौन कौन से देश थे, है ना? कौन से ऐसे देश थे जो मित्र राष्ट्र में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो कुछ ऐसे थे देश जो मित्र राष्ट्र बन गए थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास शॉर्ट में कि भैया द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर कौन से ऐसे देश थे जो मित्र राष्ट्र थे? तो बच्चे कौन थे? ब्रिटेन था, रूस था, फ्रांस था और अमेरिका था। याद रहेगा बच्चों? अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कितने लोग मारे गए थे? भैया लगभग 6 करोड़ लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, लगभग 6 करोड़। संयुक्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहां हुआ था? तो ये बच्चे हुआ था न्यू हैम्पशायर में। कहां हुआ था? न्यू हैम्पशायर में हुआ था। विश्व बैंक और आईएमएफ ने औपचारिक रूप से कार्य शुरू किया था कब? ये इन्होंने किया था बच्चों 1947 में, है ना? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने औपचारिक रूप से कब शुरू किया था? भाई सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई, 7,000 हो गए हम लोग के लाइक्स, अभी 10,000 हो जाएंगे वीडियो एंड होने के पहले पहले, ठीक है? आ गई बात समझ में? समझ में आ गया ना बच्चों? हाँ बच्चों, इतने क्वेश्चन में आपका सब एमसीक्यू हो जाएगा, ठीक है? सब एमसीक्यू हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ ये देखो, विकासशील राष्ट्र ने कौन सा संगठन समूह बनाया था? अभी G20 बना था, है ना? तो वो नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि विकासशील राष्ट्र ने कौन सा संगठन समूह बनाया था? तो G77। क्या है? G77। किस दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कम वेतन वाले एशियाई देशों में उत्पादन केंद्र स्थापित करने लगी? जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी कम वेतन वाले एशियाई देशों में अपना क्या स्थापित करने लगी बच्चों? ये स्थापित करने लगी थी उत्पादन केंद्र। कौन से दशक में? 1970 के दशक में। ब्रिटेन वुड्स, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इस संस्थान की स्थापना करी गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। ओके बच्चों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कहीं पर ये नहीं लिखा है ना कि ये कब पूछा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूछे नहीं गए हैं। तब 2022, कोई 2023, कोई 2020, कोई 2018, कोई 2019, सब पूछे गए हैं। मैंने जानबूझ के हटा दिया है बगल से। समझ रहे हो बच्चे? आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पे औद्योगिकरण का युग, इससे संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? ये पूछा गया है बच्चे। कपास आधारित उद्योग, तो बच्चे कपास आधारित उद्योग सबसे पहले कहां हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, है ना? कपास का ऊन कताई के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया था। तो ये है बच्चों कार्डिंग। बताइए बच्चों एक बार जल्दी से, क्लियर हो गया ना सभी को? आ गया सभी को ना बच्चे? कार्डिंग, यस कार्डिंग, बहुत बढ़िया।
याद रहेगा? फिर से एक बार बोल देते हैं, हो सकता है कि वीडियो में मिसिंग हो गया हो कुछ, है ना? तो फिर से बोल देते हैं कि ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग था कपास, और कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। कपास का ऊन कताई के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग था बच्चों? कार्डिग, कार्डिग तकनीक का उपयोग होता था। याद रहेगा? चलो नेक्स्ट है कि 1871 में भाप इंजन का पेटेंट किसने करवाया था? तो बच्चे जेम्स वॉट, इन्होंने भाप इंजन की खोज भी करी है। कब भैया? 1871 में भाप इंजन का पेटेंट किसने कराया था? तो जेम्स वॉट, और जेम्स वॉट ही ने तो किया था। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध होने का कारण क्या था? तो बच्चों श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध होने का कारण क्या था? बेरोजगारी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी उस समय फैल चुकी थी, है ना? भारतीय व्यापार पर किसने एकाधिकार स्थापित कर लिया था? और यह पूछा गया है बच्चों, किसने एकाधिकार स्थापित कर लिया था? तो ये गुमास्ता का कार्य जो है ये यहाँ पे आ गया, मिसप्रिंट हो गया भाई, ठीक है? तो किसने कर लिया था? तो बच्चे किसने कर लिया था बच्चों, बता दो एक बार। ये कर लिया था ब्रिटिश ने। किसने कर लिया था बच्चों? ब्रिटिश ने। मद्रास में भारत की पहली कताई तथा बुनाई मिल ने उत्पादन प्रारंभ किया था। कब? 1874 में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी को क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब यहां पे ये देखो, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब ये मैप से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है? ये मैप से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी हमारा मैप से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद ये भी हमारा, ये मैप से संबंधित नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद ये, इतनी बात क्लियर हो गई, ये मैप से संबंधित क्वेश्चन है, मैप से। तो भारत में पहले लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहां करी गई थी? तो बच्चे ये करी गई थी जमशेदपुर में। और जब हम आपको मैप बताएंगे तो उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको मैप में हाईलाइट करके पूरा बिंदु करके दिखाएंगे। बड़े उद्योग भारत में कहां स्थित थे? तो बच्चे बड़े उद्योग थे कहां पर? बंगाल में। वर्ष 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने करी थी? सेठ हुकुमचंद जी ने, हुकुमवंद जी ने जो है वो करी थी। 1912 में जमशेदपुर में भारत में पहला लोहा और इस्पात संयंत्र का निर्माण किसने किया था? तो JS टाटा जी, है ना? टाटा फेमस है बच्चों लोहे के लिए, ठीक है? 20वीं शताब्दी में किस नई तकनीक को अपनाया गया था? तो फ्लाई शटल को अपनाया गया था। याद रहेंगे सारे क्वेश्चन? बोलो बच्चे, यहां तक मुझे बताइए, क्या इतने क्वेश्चन आपको याद रहेंगे? अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको किसी किताब में दूसरे मिलते हैं तो आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पहले चेक कर किया गया है, तब आपको ऐसे कराया जा रहा है। ओके, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब यहां पे मुद्रण, संस्कृत और आधुनिक दुनिया से क्वेश्चन है। अब यहां वो चीन वाला क्वेश्चन अभी आएगा, देखना, वो इंपॉर्टेंट है। मुद्रण प्रणाली की सबसे पहली तकनीक चीन में कब विकसित हुई थी? तो बच्चे 1504 में। क्या करते थे? जो लकड़ी जैसे होती है ना, वैसे उसमें उभरे उभरे निशान होते थे, और उससे वो, जैसे स्टैंप नहीं देखा आप लोगों ने, जैसे कहीं तहसील में या थाने में कहीं जाते हैं आप, तो लकड़ी का होता है, उसमें पीछे छपा होता है, ऐसे मारा, ऐसे मारा। बैंक में देखा होगा आपने लगाने के लिए, बट बैंक में क्या होता है कि उसमें डेट पड़ी होती है, तो इसलिए वो लोग अब जो नए तकनीक वाले आ रहे हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, नए वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक? अब अगला है कि जापान की प्रसिद्ध पुस्तक डायमंड सूत्र की छपाई कब हुई थी? तो हुई थी बच्चों 868 ईस्वी में हुई थी। जर्मन व्यापारी जोहन गुटेनबर्ग के पुत्र ने सबसे पहली कौन सी पुस्तक लिखी थी? यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कौन सी पुस्तक लिखी थी? बाइबल, है ना? सॉरी, लिखी नहीं थी, छापी थी। ओके, आ गई बात समझ में सारे बच्चों को? हाँ, इस वीडियो का जो PDF होगा वो आपको ऐप में मिल जाएगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके काम चला सकते हैं, ठीक है? बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस की स्थापना कहां हुई थी? तो बेटा बाल पुस्तक को छापने के लिए
जो प्रेस की स्थापना हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में प्रथम साप्ताहिक पत्रिका बंगाल बजट, ये नाम याद रखोगे, बंगाल बजट, है ना, ये बंगाल बजट एक पत्रिका थी, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो। ये 1780 में, कब, 1780 में करी थी बच्चों, 2023 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। वर्ष 1921 में प्रकाशित संवाद कौमुदी के रचनाकार कौन है ना बच्चों, इसके रचनाकार पूछ लिया गया है, तो इसके संवाद कौमुदी इसके हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है। कलकत्ता, अब यहां पे देखो जरा, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने कब प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का कानून पास किया था? तो बच्चों ये 1820 में। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना कि, और एक क्वेश्चन और बता दे फिर बताते हैं। वर्नाक्यूलर, है ना, प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1878 में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप किसी किताब में ढूंढोगे आपको बहुत कम मिलेंगे, ये सारे छांट के एक जगह पर लिखे गए हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर ये प्रश्न आपको एक जगह मिलेंगे तभी तो आप पढ़ पाओगे, नहीं तो किताब में कितने प्रश्न ढूंढोगे। इसलिए सारे प्रश्न एक जगह मिल जाएंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, और एक जगह मिल जाए तो वाह वाह भाई, बहुत अच्छी बात है, एक जगह हम आपको दे देंगे ऐप में। अब दूसरी बात सुनो बच्चे, कि ये प्रश्न करने के बाद आपका बहुविकल्पी एक भी गलत नहीं होगा, शॉर्ट और लॉन्ग भी आप कर पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप बना के भी तो नहीं लिख पाओगे ना, एटलीस्ट कुछ तो पता होगा तो आपको एग्जामिनर नंबर तो देगा ना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर संसाधन एवं विकास से संबंधित है। पूछा है कि भूमि किस तरीके का संसाधन है? तो बच्चे भूमि कैसा है? प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल है भैया, नेचर का सारा खेल है। संभावी संसाधन, संभावी संसाधन का मतलब जिसका उपयोग भविष्य में हो सकता है, और वो है पवन ऊर्जा। भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी बहुत पवन है, हवा बहुत ज्यादा है और उसका कोई उपयोग नहीं है। बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन अभी बहुत ऐसी जगह है जहां पे बहुत मात्रा में बिजली जो है किसी दूसरे माध्यम से बनती है, लेकिन पवन के माध्यम से भी बिजली बनाई जा सकती है। तो भविष्य में जो है, यानी कि जिसको संभावी संसाधन कहेंगे, जिसका उपयोग भविष्य में हो सकता है, यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि संभावी संसाधन कौन सा है? तो बच्चे पवन ऊर्जा। यह क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, आप पेपर उठा के देख लेना पिछले साल का। ठीक है, तो बच्चे कौन सा है? पवन ऊर्जा संभावी संसाधन है। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास करे गए थे? बच्चों पहली ही पंचवर्षीय योजना से करे गए थे। हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? तो बच्चों वनों के लिए 33% जो है ना वो वांछित क्षेत्र है। याद रहेगा बच्चों? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है? कुछ बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं, तो भैया हम रुक जाओ जरा, इनको थोड़ा, इनकी आत्मा को शांति दे दें, है ना। हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि विश्वास रख के पढ़ाई करो, ठीक है? याद रहेगा बच्चों? यहां तक सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नवीकरणीय संसाधन क्या है? देखो नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है, ध्यान से समझना पहले, नवीकरणीय, देखो एक होता है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन यानी कि वो संसाधन जिसका एक बार अगर आप उपयोग कर लें तो दोबारा फिर से कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे पूछे कोयला क्या नवीकरणीय संसाधन है? नहीं। पेट्रोल क्या नवीकरणीय है? नहीं। डीजल क्या नवीकरणीय है? नहीं। क्योंकि नवीकरणीय मतलब एक बार आपने इस्तेमाल किया तो दोबारा फिर से आप उसको इस्तेमाल कर सको, तो वो है ज्वारी ऊर्जा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद है, जैसे हम बात करें सूर्य का प्रकाश खत्म हो पाएगा? नहीं। तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा सर्वप्रथम स्वीकृत की गई थी 1992 में करी गई थी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या था? भूमि निम्नीकरण का मतलब समझते हो? भूमि निम्नीकरण का मतलब समझते हो? भूमि क्या हो रही है?
निम्नीकरण मतलब खराब हो रही है ना। तो इसका मतलब है कि अति पशुचारण, मतलब बहुत ज्यादा पशु जो है वो चराए गए थे। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो जलोढ़ मिट्टी बच्चों आपने देखी होगी, जैसे वो तालाब वगैरह के आसपास आपने देखा होगा, है ना। तो वो जलोढ़ मिट्टी, या आपने नदियों के आसपास देखा होगा। तो बच्चे ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? आ गया ना बच्चे सभी को समझ में? किसी को कोई समस्या तो नहीं ना? तो ये आ गया बच्चों हमारे पास, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः होता है नदियों के द्वारा। अगला है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है? बच्चों भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन का मतलब, तापन का मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होना, है ना। तो बच्चे ये है संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, भूमंडलीय तापन, है ना। कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है? भैया नदियां भारत में बहुत सारी हैं। जलोढ़ मिट्टी, आप उत्तराखंड चले जाइए, आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। अत्यधिक निछालन द्वारा बनी, निछालन द्वारा का मतलब पूछी गई है कौन सी मृदा बनती है? जैसे आपने पत्थरों के आसपास देखा होगा लैटेराइट मिट्टी, है ना, निछालन। तो बच्चों ये लैटेराइट मिट्टी। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे अच्छी फसल होती है जलोढ़ में। जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में, जहां नदियां जो है उफाल के साथ आती हैं, फिर उसके बाद जब बह के चली जाती हैं, वो बहुत अच्छी से एक परत बना जाती हैं, और वो परत में जब खेती होती है तो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? यहां तक सभी को समझ में आ गया है? नहीं बेटा, 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो पशुचारण ही होगा, अति पशुचारण, है ना। और जो बोलो ना अधिक सिंचाई, तो आप परेशान मत हो, जैसे किसी मॉडल पेपर में यह दिया है तो ये भी लिख लो, अधिक सिंचाई, ये दोनों सही होगा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो यार। देखो एक क्वेश्चन के यहाँ दो आंसर इसके हो सकते हैं, कोई ये बहुविकल्पी थोड़ी ना है ये, है ना। दो आंसर हो सकते हैं बच्चे, जैसे हमने अभी देखो ज्वारी ऊर्जा में बताया था कि सूर्य का प्रकाश भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में बच्चों? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना है तो। अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए, बेटा का से कपास, का से काली मैया, यानी कि काली मृदा। ठीक है, लाल पीली मृदा मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात फिर से सुन लीजिए, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाय की खेती, चाय की खेती, बट बच्चों चाय कहां होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में, और यानी कि जहां जैसे असम, है ना, पर्वतीय क्षेत्र होते, पहाड़ी पहाड़ हैं। मृदा के कटाव तथा उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन, है ना। यानी कि मृदा क्या हो रही है? मृदा यानी कि भूमि अपरदन, मृदा अपरदन। किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो भैया रेगुर यानी कि काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। याद रहेंगे बच्चों ये क्वेश्चन? समझ गए बच्चों? आगे चलें। ओके, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों अब हम लोग चलते हैं वन और वन्य जीव संसाधन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस क्लास में। वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वन संरक्षण। ठीक है, चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? सुंदर लाल बहुगुणा जोशी। ठीक है, पेड़ से चिपक गए थे, मत काटो पेड़ को, है ना। तो बच्चों अगला देखो क्या है कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो बच्चों याद रहेगा सरिस्का से बच्चों राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां की शादी जब होती है तो किस वृक्ष की पूजा करती हैं? जैसे भारत देश में जब शादी होती है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से रीति रिवाज है। उत्तर प्रदेश में शादी होती है तो बारात घर से निकलने से पहले कुआं की पूजा की जाती है ना, कि भैया औरतें हिंदू समाज में निकलती हैं, कुआं की पूजा करती हैं, है ना बच्चे, कुआं की पूजा करी जाती है उत्तर प्रदेश में। और
जैसे उड़ीसा और बिहार में जाओगे तो यहाँ पे ये इमली और आम, इन दो पेड़ों की पूजा करते हैं। अब भैया क्या इनकी मान्यता है, आई डोंट नो क्या मान्यता है, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि खटास को छोड़ के मिठास की तरफ चलते हैं। याद रहेगा जिंदगी भर कि भैया उड़ीसा और बिहार में खटास की को छोड़ के मिठास की तरफ चलते हैं। भैया बिहार वाले बुरा मत मानना, हमको इसकी मान्यता नहीं पता है कि क्या है ना, कि क्या मान्यता है, क्योंकि बच्चों मान्यता हमको तो ये भी नहीं पता, हम उत्तर प्रदेश से, हमको ये भी नहीं पता कि भैया कुआं की पूजा काहे होती है, हमको तो ये भी नहीं पता, हमारा ब्याह हुआ ही नहीं अभी, पता ही नहीं चला। मम्मी से पूछेंगे जाके आज कि कुआं की पूजा काहे होती है, लेकिन उनको भी क्या पता, बड़के लड़के तो हम ही हैं, किसी का ब्याह नहीं हुआ है। तो बच्चे क्या है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां क्या करती हैं भैया, इमली और आम, इनके पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पेज में बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1972 में पारित हुआ था। भारत में वन महोत्सव का शुरुआत कब हुआ था, तो बच्चे 1950 में हुआ था। ठीक है, वन महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। समझ गए बच्चों? अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो ये तो क्वेश्चन थे हमारे वन और वन्यजीव संसाधन से। अब आते हैं जल संसाधन से। कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? सबको ये बात पता है कि भैया समुद्री जल सर्वाधिक खारा होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में कितने भाग मीठे पानी का है? मीठा पानी है 2 बच्चों कितना, 2.5%, यानी कि 2.5%, जैसे 2.5 अक्षर प्रेम के वैसे 2.5% मीठे पानी के। याद रहेगा तुमको जिंदगी भर, 2.5 अक्षर प्रेम के 2.5 और 2.5% मीठा पानी। ये सब याद करने की ट्रिक है जो गुरुजी तुम्हें बताते हैं, क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम के वैसे ही 2.5% मीठा पानी पृथ्वी पर। आगे है कि किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? यह प्रश्न पिछले साल पूछा गया है, मॉडल पेपर में भी है। किसने कहा था? तो भैया ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा जो बांध है भारत में वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं, है ना। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम नदी घाटी परियोजना क्या है बच्चों? दामोदर। क्या है? दामोदर। प्रथम नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम वो है दामोदर घाटी परियोजना। हीराकुंड, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो कहां है? ओडिशा में है। याद रहेगा बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इन सारी चीजों को तैयार कर लेते हो। ठीक है, अब अगला है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो बच्चे कहां पर है? महानदी पर है ना। और हीराकुंड जो क्वेश्चन अभी हमने आपको एक और बताया था कि हीराकुंड कहां है? उड़ीसा में। कौन सी नदी में? महानदी में। ठीक है, टिहरी बांध, भैया टिहरी बांध, ये क्वेश्चन तगड़े क्वेश्चन। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी और भिलंगना, इस नदी पर जो है ये बनाए गए हैं। बच्चों नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो भैया नागार्जुन यानी कि कृष्णा, कृष्ण और नाग, याद रहेगा तुम्हें विष्णु जी का अवतार कृष्ण जी यार शायद, है ना। तो विष्णु जी का अवतार और ये नागार्जुन, याद रहेगा। अगला है हमारे पास कि सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। सलाल बांध है चिनाब नदी पर बनाया गया है बच्चे। सलाब जो बांध है वो चिनाब। ठीक है, याद रहेगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसीलिए तो मैं यहाँ पे जगह बना के रखा हूं ना कि मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा, आपको क्वेश्चन दिखाई दे, छुपे ना। अब कृषि से संबंधित है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत जो है ना, नौकरी नहीं है, कृषि है। अगर कृषि ना हो तो बच्चे जीविका नहीं चल पाएगी भारत की। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कर्तन दहन कृषि, जिसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, और ये कहां पाई जाती है? मिजोरम में। अब ये झूम कृषि क्या होती है? क्या ये झूम झूम में इसमें फसल ऐसे ऐसे झूमती है? झूम बराबर झूम बराबर झूम नहीं। इसमें क्या होता है कि एक बार बुआई होती है,
बुआई होने के बाद फिर उस फसल को काटते हैं, फिर काटने के बाद क्या करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं कुछ समय तक, फिर उस पूरी फसल को जला दिया जाता है, जो भी उसमें खरपतवार सारी चीजें होती है जला दिया जाता है, फिर उसको एक समय लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद जब उसमें दोबारा से कुछ समय तक लिए उसको छोड़ दिया जाता है, जब वो फिर से उपजाऊ हो जाती है तब फिर से बुआई होती है, मतलब उसको पूरे एक साल के लिए छोड़ दिया जाता है। इसको कहते हैं झूम बराबर झूम खेती। ठीक है, तो बच्चे ये क्या होती है, ये मिजोरम में होती है। ठीक है, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, तो बच्चों रोपण कृषि। आज रोपण कृषि क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ धान होता है, धान का क्या होता है, पहले अलग से धान का अलग से क्यारी बनाकर उसमें धान की बुआई होती है, फिर उसके बाद धान को हम अलग अलग ऐसे से निकालते हैं, निकालने के बाद फिर उसको अलग अलग जो है पानी भरकर खेत में उसमें लगाया जाता है, रोपण कृषि है ना, यानी हमने अलग से रोपण किया इसका। या जैसे आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना क्या होता है, गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ना ही लेके आते हैं, फिर उसके छोटे छोटे डंठल काटते हैं इतने इतने और उनको लगा देते हैं, रोपण होता है ना उनका, पानी वानी भर दिया जाता है, फिर उसके बाद वो गन्ना गन्ना ही ऐसे जमीन में गाड़ दिया जाता है, तो ये रोपण कृषि होती है। तो बच्चे ये चाय की खेती भी ऐसी ही होती है। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन, बाजरा है ना, ये कहाँ है भैया बच्चों, राजस्थान। हाँ वही जहां का डांडिया, डांडिया तो गुजरात है, राजस्थान थोड़ी ना। तो बच्चे ये हमारा क्या है, अच्छा हमको डांडिया पता कैसे याद रहता है, वो एक सीरियल आता था, शायद अभी भी आता है हमको पता नहीं, जिसका नाम था साथ निभाना साथिया, गोपी बहू, गोपी बहू और छोटी वाली का पता नहीं क्या नाम था उसकी, देवरानी, देवरानी जेठानी, वो सब गोपी बहू, डांडिया होता था, वो कोकिला, कोकिला मोदी, डांडिया, तो उससे हमको याद आया गुजरात, नहीं तो हम भी राजस्थान सोच के दिमाग दिक्कत हो जाता। ठीक है, याद रहेगा बच्चे, थोड़ा बहुत मजाक वजाक करते रहते ताकि तुमको दिक्कत ना हो। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कौन है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि तरबूज और खीरा किस प्रकार की फसल की उदाहरण है, तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, जायद है ना, ये जायद फसल के उदाहरण है। ज्वार बाजरा रागी, रागी ये बच्चों रागी क्या होता है, ये जो रागी होता है ना, ये पहली बात तो अफ्रीका का है ना, और इसको मडुआ करके ऐसे कुछ बोलते हैं अलग से, बिल्कुल सरसों जैसा होता है और ये बहुत मोटा अनाज होता है, इसका आटा भी बनता है। ठीक, आपको गूगल इतना ही बताएगा, मेरे को गूगल ने इतना ही बताया कि जो ज्वार है बाजरा है रागी है ये किस प्रकार के अनाज है, मोटे अनाज है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक कहां होता है, कर्नाटक में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा, सभी को क्लियर है। बेटा ग्रीन हाउस हमारे सिलेबस का हिस्सा अब नहीं है, पहले था, और सभी लोग यार वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, गलत बात है ना, सिर्फ 8200 बच्चे ने वीडियो को लाइक किया है, सब लोग शेयर करोगे ना तभी तो मजा आएगा। और कल सुबह हम लोग जानते हो कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, कल हम समांतर श्रेणी चैप्टर के टॉप क्लास क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपको पता है सवेरे 6 बजे क्लास होती है, सवेरे 6 बजे क्लास होती है, जिसमें तगड़े क्वेश्चन करते हैं जो कोई भी नहीं कराता यूट्यूब पे, आराम आराम से 1-1.5 घंटे खूब मेहनत करके पढ़ाई करते हैं हम लोग। तो कल सवेरे 6 बजे तैयार रहना, समांतर श्रेणी के क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने एक क्लास में त्रिकोणमिति खत्म किया, एक क्लास में अभी हम समांतर श्रेणी खत्म करेंगे, ऐसे करके हम पूरे खत्म कर देंगे, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, तगड़े तगड़े वाले, वो सुबह सुबह कराएंगे। ठीक, फिर उसके बाद जानते हो क्या है भाई, 2-3 दिन ऐसे कराएंगे, फिर उसके बाद हम मॉर्निंग में आपको रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण एक लेक्चर, फिर अम्ल क्षार एवं लवण एक लेक्चर, आपको इस तरीके से लेक्चर जल्दी जल्दी करा देंगे तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक, और बायोलॉजी को जो मैराथन नहीं हो पाया था वो मैराथन 1-2 दिन में हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक बात मुझे एक पूछनी है आप लोगों से, मैं एक बहुत अच्छी चीज कर रहा हूं, आप लोग से पूछ रहा हूं, मैं कुछ डेट दूंगा, आज आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पढ़ता जरूर हूं आपकी कमेंट। मैं 7 तारीख को, 7 फरवरी की बात कर रहा हूं, 7 फरवरी को एक चीज करना चाहता हूं कि एक मैराथन करना चाहता हूं, और कितने घंटे का करना चाहता हूं, 10 घंटे का करना चाहते हैं। 10 घंटे मतलब फिर 10 घंटे बराबर होगा। ठीक, और कब शुरू करेंगे ये फाइनल नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी आप कमेंट में बताओगे
फिर हम इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेंगे, है ना। आज 2 तारीख है, अभी 4-5 दिन है, फाइनल डिसीजन लेंगे, आपको 2 दिन पहले बताएंगे, ठीक। तो मैं ये चाहता हूं कि दोपहर 1 बजे क्लास चले, दोपहर 1 बजे क्लास चले, और ये रात में 1 बजे 5 घंटे इधर 5 घंटे उधर, रात में 10 बजे तक, 1 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक। अब इसमें क्या क्या कराएंगे, इसमें देखो सबसे पहले इसमें हिंदी, है ना। क्रम मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मतलब हम सोच रहे हैं कि इसमें सबसे पहले आप लोगों को विज्ञान हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान हिंदी गणित अंग्रेजी और SST यानी सामाजिक विज्ञान, इनके सभी के पूरा कंप्लीट एक मैराथन करा दें। और मैराथन में हम कैसी मैराथन कराएं आपको, मॉडल पेपर वाली मैराथन, मतलब हर एक सब्जेक्ट का मैराथन, 2-2 घंटे में एक क्लास खत्म, 2 घंटे विज्ञान, 2 घंटे हिंदी, 2 घंटे गणित, 2 घंटे अंग्रेजी और ये इतना 2 घंटे SST। जो समय हिंदी और अंग्रेजी में ज़्यादा कम लगेगा वो हम गणित और विज्ञान में बढ़ा लेंगे, सही रहेगा। ये मैं चाहता हूं। अब आप लोग मुझे बताओगे कि ये सही है कि नहीं सर, अच्छे से लिख के बताना, ठीक, पढ़ेंगे जरूर। चलते हैं, अगला है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो बच्चों सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो हमारा है केरल। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो बच्चों ग्रीन, है ना बच्चों, ये हमारी हरित क्रांति है कृषि से संबंधित। श्वेत क्रांति, श्वेत का मतलब होता है सफेद, ये इसका संबंध है दूध से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। किस देश में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है, अभी देखिए उस दिन हमने मॉडल पेपर कराया था, सॉरी किस प्रदेश में होता है, तो बच्चे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, दूसरे नंबर पे पंजाब है। चावल को व्यावसायिक कृषि माना जाता है, कहां पर बच्चों, पंजाब में, है ना, व्यावसायिक कृषि माना जाता है पंजाब में। ठीक है बच्चों, आगे चलें। हाँ बच्चों, पता है मुझे कि MP का पेपर 5 फरवरी को है, उसके पहले तो क्लासेस हो रही है ना, क्लासेस तो बराबर चलती रहेंगी। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो भैया तांबे का, है ना, तांबे का कौन है, मध्य प्रदेश। लो भैया MP की बात करी थी हमने, MP ही आ गया। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश। और याद रखोगे जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं, जो बच्चे बिहार से हैं, जो बच्चे मध्य प्रदेश से हैं, ये सब आप आसपास ही हमारे राज्य हैं, तो याद रखोगे मध्य प्रदेश में मैहर देवी हैं, है ना, माँ शारदा जो है, तो माँ से मैहर, और बच्चों मैहर और जो है ये तांबा, रिलेशन बन नहीं पाया, मैं कुछ बनाने जा रहा था, बन नहीं पाया रिलेशन। तांबे का शारदा माँ से रिलेशन, यानी कि मैहर से क्या रिलेशन है, तांबे का मुकुट चढ़ाया है, बस ऐसे याद कर लो, ठीक है। बॉक्साइट का एस्क जो है वो क्या है, एल्यूमिनियम, ये तो सब बच्चे बता देंगे। बॉक्साइट जो एस्क है वो एल्यूमिनियम का है। झारखंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, कि झारखंड की कोडरमा खान किससे संबंधित है, तो बच्चे ये अभ्रक से संबंधित है। भारत में अभ्रक का उत्पादन किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो बच्चे आंध्र प्रदेश। भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है कि कोलार का संबंध किससे है, तो सोना से है। यहां पर बच्चों ये कोलार जो है वो सोने की खदान है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, ये सोने की खदान कोलार कर्नाटक में है, आई थिंक, आई एम नॉट 100% श्योर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम जो है उसके लिए, पेट्रोलियम बहुत ज्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है मुंबई हाई में, और मुंबई हाई ये MCQ ये हमारा बन सकता है मैप में क्वेश्चन। एंथ्रेसाइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एंथ्रेसाइट का संबंध किसके साथ है, तो बच्चे इसका संबंध है कोयला के साथ। आधारभूत खनिज जो अयस्क कहलाता है वो कहलाता है लौह अयस्क। याद रहेगा बच्चों ये क्वेश्चन, आप भूलोगे तो नहीं ना, सब लोग बता दो।
ठीक है, भूलोगे तो नहीं ना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके लेके आया हूं, बहुत मेहनत करी है भाई हमने। अब है कि मयूरभंज और क्योंझर लौह अयस्क की खानें कहां हैं, तो ये है हमारी उड़ीसा में। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहां पर है, तो बच्चे ये है तमिलनाडु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर है, तमिलनाडु में। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? परंपरागत स्रोत का मतलब ये होता है जैसे कि, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिल रहा हो, प्राकृतिक गैस, कोयला, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। तो ऊर्जा का परंपरागत जो स्रोत है वो कौन सा है बच्चों? प्राकृतिक गैस है, कोयला है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? झारखंड का है। और अभी एक क्वेश्चन और हमने कोयला से संबंधित किया भी है, जिसका आंसर झारखंड था। देखो, ये देखो, ये कोडरमा खान अभ्रक से ना। अगला क्वेश्चन है कि हथकरघा उद्योग, ये बच्चों गृह उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग का संबंध किसके साथ है बच्चों? कृषि के साथ है ना। भारत में मैनचेस्टर, अब ये इंपॉर्टेंट है, भारत में मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन क्या कहाँ है बच्चों? कहलाता है अहमदाबाद, है ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, सबको ये बात पता है भैया, कानपुरिया, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है बच्चों? कानपुर, याद रहेगा। बस थोड़ी देर और है, 200 ही क्वेश्चन है, कुछ मिनट और इंतजार करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भिलाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, सबसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये मैप में क्वेश्चन आएगा कि भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में है, तो बच्चे किस में है? ये छत्तीसगढ़ में है, भिलाई लौह इस्पात कारखाना। इस्पात नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? जाना जाता है जमशेदपुर। जमशेदपुर को हम लोग इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं, है ना। किस उद्योग में बॉक्साइड का कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है भैया? बॉक्साइड किसका? अयस्क है, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम ही तो बनाया जाएगा उससे, एल्यूमिनियम ही तो प्राप्त करा जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। श्वसन से संबंधित समस्याएं कौन से प्रदूषण के कारण होती है भैया? श्वसन, सांस से संबंधित, तो भैया ये वायु प्रदूषण से ही संबंधित होंगी। याद हो जाएगा सभी को? ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि चूना पत्थर का किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? बेटा, चूना पत्थर जो होता है ना, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका प्रयोग होता है सीमेंट में। याद रहेगा, जिप्सम का प्रयोग और चूना पत्थर का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग जो होता है वो किस में होता है बच्चे? हमारा सीमेंट उद्योग में। ठीक है, ACC सीमेंट भाई। अगला है कि हाँ, अब यहां देखो, हमने 2 दिन पहले एक मॉडल पेपर कराया था जिसमें मिस्टेक से हमने सिलचर पोरबंदर को सिल्वर पोरबंदर बोल दिया था जल्दी में, तो मैं उसके लिए भाई क्षमा चाहता हूं। ठीक है, ध्यान से हमारी बात को सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पेपर में पूछा गया है। मैंने वो गलती से बोल दिया था कि पूर्व पश्चिम गलियारे द्वारा जुड़ने वाले स्थान बच्चों सिलचर पोरबंदर, याद रहेगा, सिलचर पोरबंदर। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद है कि पूर्वी तट पर स्थित पत्तन, ये हमारा कांडला, ये हमारा 2020 का क्वेश्चन है। संचार का माध्यम क्या है? दूरदर्शन। विदेशी व्यापार किसके बीच में होता है? 2 देशों के बीच में होता है। भारत का अधिकांश विदेशी जो व्यापार होता है वो कौन से रास्ते से होता है? ऊपर से, नीचे से, बाई रोड, या फिर जल से? जल से होता है, यानी कि समुद्री मार्ग से ही होता है। अब आपको एक बात बताते हैं, मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2015 से, 2015 से पढ़ा रहा था। हमारा जो पहला हाई स्कूल का बैच था उसमें एक लड़का था जिसका नाम था विकास पाल, हमारे घर के थोड़ा पास में ही रहता है। प्रेजेंट टाइम में वो अमेरिका में है ना, प्रेजेंट टाइम में जो है वो अमेरिका में है। और वो जो हमारी मर्चेंट नेवी होती है, मर्चेंट का मतलब सभी लोग समझते हो, मर्चेंट नेवी, है ना, मर्चेंट मतलब व्यापारी, तो मर्चेंट नेवी में है वो। और बड़ा अच्छा लगता है जब वो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाता है, तो उसी से भाई समझ लो
कि मर्चेंट नेवी यानी कि समुद्री मार्ग द्वारा ही क्या होता है, विदेशी व्यापार होता है ना, लोग घूमने भी जाते हैं। परमानेंट उसका काम होता है कि समुद्र में रहना है। तो अगर आपको भी आगे लाइफ में चीजें अच्छे से करनी है, चीजों को अपना और अच्छा करना है, तो भाई पढ़ाई करते रहो, ठीक। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी से है बच्चों। क्वेश्चन है कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो भैया पश्चिम यूरोप में। बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? तो 80% करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो वर्ष 1948 में। बेल्जियम की राजधानी क्या थी? है ना, ब्रुसेल्स। ये भी आपको याद रखना होगा। श्रीलंका के किस भाग में तमिल ज्यादा रहते हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और तमिल के कितने समूह रहते हैं? 2 समूह। हमने आपको नाम बता रखे हैं पहले से। अगला है भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? तो बच्चों ये हमारा है श्रीलंका। हमारे देश में कार्यपालिका किसका उपयोग करती है? तो वो सत्ता का प्रयोग करती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, याद रहेंगे बच्चों ये क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर हम लोग अभी 2 दिन के बाद में करेंगे, मैप भी करेंगे। ये संघवाद से क्वेश्चन है। संघवाद से है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के मध्य होता है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर का शासन जो होता है वो पंचायत होती है या तो नगर पालिका होती है ना। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया बताइए नगर पालिका का जो है कौन होता है? भैया वहां कौन शासन करता है ना? मेयर करता है, मेयर होता है ना। जैसे हम लोग लड़ते चुनाव होता है ना नगर पालिका में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये चीज भैया आपके लिए बहुत है इंपॉर्टेंट। पानी दीजिए। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि भारत में संघीय राज्य हैं, तो इसके लिए भैया हमने देखो पूरा डिटेल में लिख रखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होता है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया? 9000 बच्चे वीडियो को लाइक कर चुके हैं। अभी भी 1000 बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है। 1000 बच्चों ने वीडियो को लाइक अभी भी नहीं किया है। आगे चले, चलो। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ था? तो व्यवस्था का सिद्धांत, ठीक है। राज्य सूची के विषयों में पर कानून कौन बनाता है? तो बच्चों राज्य सरकार बनाती है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। राज पूछा है, राज्य नहीं पूछा है। ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है? तो भैया पंचायती राज से। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। व्यापार किस सूची का विषय है? तो बच्चे संघीय सूची का विषय है। विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। बच्चों क्लियर है? याद रहेगा बच्चों? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि अगर आप किसी ऐसी किताब में इनके आंसर्स देख रहे हैं जिनमें आपको कुछ और आंसर मिल रहा है तो विश्वास करके गुरुजी पे भरोसा करके पढ़ाई शुरू करो। सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? अमेरिका। नारीवाद, जैसे राष्ट्रवाद था वैसे नारीवाद, मतलब नारीवाद, वाद मतलब प्रेम, ऐसे समझ लो। किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है? भारत। भारत पुरुष प्रधान देश है, यहां पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रही है भैया, है ना। तो भैया देखो क्या है, भारत राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है? सिर्फ 5%। सोचिए महिलाएं कितना पीछे हैं अभी। धर्म के आधार पर राजनैतिक गठबंधन किसका रूप होता है? तो
सांप्रदायिकता का क्या यार, सांप्रदायिकता का जो है वो होता है रूप होता है। भारत का सामाजिक ढांचा, पानी दे दीजिए मैम थोड़ा, दिव्यांशी मैम। भारत का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित है? तो बच्चों जाति व्यवस्था पर आधारित है। सामाजिक जो हमारा जो है ढांचा है वो किस पर है बच्चों? जाति व्यवस्था पर है। यहाँ पे जातियों में जो है समाज में यही होता है कि तुम इस जाति के हो, हम इस जाति के हैं। अगला है हमारे पास कि लोकतंत्र में दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो राजनीतिक दल है। अमेरिका जैसे कुछ लोकतांत्रिक देशों में उम्मीदवार का जो चुनाव करते हैं, उम्मीदवार का चुनाव करते हैं कौन? राजनीतिक दल करते हैं, उसके सदस्य करते हैं और समर्थक करते हैं। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राजनीतिक पार्टी। जो चुनाव लड़ती है, सरकार में सत्ता को संभालती है, इसको कहते हैं राजनीतिक पार्टी। जैसे बीजेपी, सपा, ये हमारी क्या है? राजनीतिक पार्टियां हैं। तो इतने क्वेश्चन हमारे थे आज के इस सेशन में। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, अगर आपकी बुक में कुछ और आंसर किसी क्वेश्चन का दिया है तो भैया आप मेरे से ऊपर विश्वास कर सकते हो। 182 क्वेश्चन हुए, जैसे हमने आपसे 200 कहा था, 200 में से 18 कम है ना? तो 182 में से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हैं? ठीक है, वो कितने क्वेश्चन आपके सही हैं ये आप आज के इस कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको कितने आते थे। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन आपको आते थे ये चीज आप मुझे बताओगे कि 182 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जाने से पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ऐप पे अपलोड हो जाएगा, वहां से जाके आप लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, एसएसटी 200 क्वेश्चंस के नाम से पीडीएफ आ जाएगा। देखो अब हम 182 लिखते तो वो सही नहीं था, हमने इसलिए 200 लिखा है थंबनेल पर, टाइटल पर, है ना? तो वैसे